दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन राय और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा स्वराज समाचार। स्वराज की पड़ताल सिर्फ सियासत पर नहीं रहती, स्वराज की पड़ताल बेरोजगारी के मुद्दे पर रहती है, स्वराज की पड़ताल लगातार बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर रहती है और स्वराज की पड़ताल उन तमाम जेन्युइन इश्यूज पर रहती है जिसको शायद बड़े मीडिया हाउसेस, नेशनल टीवी, नोएडा में बैठे लोग नहीं उठाते होते। लेकिन आज जिस शख्स से मैं बात करने निकला हूँ वास्तव में वो जनपद की राजनीति के वो अग्रणी अग्रदूत हैं जिन्होंने न सिर्फ प्रत्येक राजनीतिक दलों में अपना सियासी अनुभव जुटाया है बल्कि अपने कर्म, अपनी कौशल और अपनी प्रतिभा के दम पर लगातार समाज के बीच में समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैं ठीक बाईं तरफ सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर डॉक्टर जेपी सिंह जी अब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सवाल जवाब की ये श्रृंखला शुरू करूं उससे पहले स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब का स्वराज का। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर अर्जुन राय जी, और मैं आपका स्वागत करता हूं। और सवाल अब डॉक्टर साहब एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। चूंकि सुभाषपा का नाम सुनने के बाद न मालूम क्यों हर एक व्यक्ति की तरफ से लोगों का दिमाग हट जाता है, निगाहें हट जाती हैं और आम जनता लगातार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ निगाह करती चलती है। शायद स्वराज के लिसनर्स को ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर का कद हिंदुस्तान की राजनीति में कितना बड़ा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने क्या नाम स्थापित किया है। डॉक्टर साहब सवालों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन रहा, टूट गया, उपचुनाव हुए, बुरी तरह पार्टी चुनाव हारी है जब तक आपका गठबंधन था। उसके बाद अभी क्या स्थिति है? चूंकि अभी अगला स्टेप जो होना चाहिए ओम प्रकाश राजभर जी का वो उन्होंने फाइनल नहीं किया है। बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, आपसे जरा जानना चाहूँगा कि सपा के साथ रहते हुए नफा हुआ या नुकसान? बहुत बहुत धन्यवाद स्वराज चैनल की हमारे प्रतिष्ठित प्रेस रिपोर्टर आदरणीय अर्जुन राय जी। आपका चैनल हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के राजनीतिक क्रियाकलापों पर पैनी नज़र लगाए हुए हैं। आपके इस बात का मैं खंडन करता हूं कि हमारे गठबंधन से इस उत्तर प्रदेश में गठबंधन से समाजवादी पार्टी की या हमारी पार्टी की सीट घटी है। आपको जानना चाहिए कि समाजवादी पार्टी का जब प्रदेश में ग्राफ अच्छा था, पिछड़े भी उनके साथ थे, तो वो केवल 47 सीट जीते हुए थे उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव विधानसभा के। जब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन हुआ तो और पिछड़े उनके साथ नहीं हैं, फिर भी हमारे नेता माननीय प्रकाश राजभर जी के कला कौशल, राजनीतिक दांवपेच के सहायता से आज समाजवादी गठबंधन लगभग 125 सीट जीतती है। तो हम कहेंगे ये इंक्रीमेंट है, ये अचीवमेंट है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि गठबंधन टूट गया तो इससे क्या लाभ है, क्या हानि है? मित्रों, राजनीतिक गठबंधन होने के नाते हमारे नेता ने तमाम विष का घूंट पीकर भी गठबंधन धर्म निभाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी को चाहे अनुभव की कमी हम कहें या उम्र का तकाजा कहें या राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहें, उन्होंने गठबंधन धर्म निभाने में ईमानदारी नहीं दिखाई, पारदर्शिता नहीं दिखाई। नहीं तो गठबंधन में जो 17-18 सीट हमारी पार्टी को उन्होंने दिया था उसमें उन्होंने कहा वो सिंबल अगर मेरा है तो कैंडिडेट अपना देने का काम किए हैं, जिससे समाज में गलत संदेश गया है और उससे भी नुकसान हुआ है। दूसरा जो वो था जिसको कहा जाता है तुनक मिजाजी, उस ढंग से उन्होंने सुबह अगर किसी को टिकट दिया तो दूसरे शाम को दूसरे को टिकट अनाउंस कर दिया। जौनपुर में कई उदाहरण है, चाहे जफराबाद हो, चाहे सदर विधानसभा हो, मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा हो, नामांकन करने 2-2, 3-3 प्रत्याशी पहुँचते हैं। और जो जमे जमाए प्रत्याशी थे, जिन लोगों ने अपने विधानसभा में अपनी राजनीति को जनता में मजबूत किया था, जनसंपर्क अच्छा किया था, आप समझ रहे होंगे, हमारे श्रोता भी समझ रहे होंगे, उन लोगों को टिकट न देकर माननीय अखिलेश यादव जी ने दूसरे लोगों को टिकट देने का काम किया और हमारे पार्टी के नेता पे भी दबाव देके कहीं न कहीं गलत सही टिकट दिलवाने का काम किया, जिसके नाते आज हमारा गठबंधन भी टूटा और जिसके नाते आज हम लोग सरकार में नहीं है। नहीं तो मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा, जनता हमारे साथ थी, सर्व समाज के साथी चाह रहे थे कि सत्ता परिवर्तन उत्तर प्रदेश में जरूर हो और वो इस मुद्दे पर हो। पहला महंगाई के मुद्दे पर, दूसरा रोजगार के मुद्दे पर, तीसरा
जो फीस किताब पढ़ाई लिखाई जो इतना महंगा होता जा रहा है, उस मुद्दे पर, चौथा महिलाओं के उत्पीड़न के मुद्दे पर, फ्री पढ़ाई, फ्री बिजली और फ्री सिंचाई की जो हमारे नेता की मांग है, उस मुद्दे पर पूरा प्रदेश हमारे गठबंधन के साथ था। हमारी सरकार बनने वाली थी, लेकिन हमारे गठबंधन के जो बड़े पार्टनर हैं उनके नाते हमारी सरकार नहीं बन सकी और आज हम लोग अलग अलग अपना अपना राजनीतिक पैतरे चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आपसे यहाँ जानना बड़ा दिलचस्प है कि सावधान रैली की शुरुआत कर दी है। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर ने, अखिलेश यादव राज्य सम्मेलन कर रहे हैं, राहुल गांधी कांग्रेस की बात कर ले तो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो सावधान यात्रा निकल रही है, 11 तारीख को जौनपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। वास्तव में पूरा कार्यक्रम क्या है? कार्यकर्ता चूंकि अलग अलग हिस्सों से जनपद के जुड़े हैं, आपसे कार्यक्रम की एक संक्षिप्त विवेचना मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम कैसा है और कितने तारीख को कार्यक्रम कितने बजे से है और क्या कुछ इसमें ऐसा है। मैं बताना चाहूँगा कि 26 सितंबर को लखनऊ में उद्घाटन हुआ है और बिना बुलाए प्रदेश के कोने कोने से हमारे पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचने का काम किए हैं और उस सावधान यात्रा का नेतृत्व माननीय प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। उनके साथ अपर कास्ट के साथी, पीछे बैकवर्ड क्लास के साथी, शेड्यूल कास्ट के साथी आप देख रहे होंगे हमारे रथ यात्रा पे, हमारी गाड़ी पे ऊपर चलने का काम कर रहे हैं। साथ में उस गाड़ी के आगे और पीछे इतना बड़ा काफिला चल रहा है और रैली लखनऊ के बाद 26 को लखनऊ था, उसके बाद बनारस, 27 को बनारस था, 28 को आजमगढ़ था। इस क्रम में लगातार सावधान रैली को ऐतिहासिक सफलता मिलती जा रही है। इसी क्रम में आप देखेंगे जिन लोगों में, चाहे वो सरकार हो, वर्तमान सरकार हो, चाहे विपक्षी पार्टियां हो या हमारे दल से भी कुछ नाखुश लोग जो ये देख रहे हैं कि ये अपार भीड़ की सफलता और समर्थन मिल रहा है, इसलिए उनके मुंह पे तमाचा लग रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जौनपुर जनपद के जफराबाद विधानसभा में आने वाले 11 अक्टूबर को जो रैली होगा सावधान यात्रा का, वो बहुत विशाल होगा, ऐतिहासिक होगा, जिसका स्थान जलालपुर में हम लोगों ने तय किया है और माननीय प्रकाश राजभर जी ने हम सभी लोगों को ये जिम्मा दे दिया है। हम लोग गांव-गांव सभी बस्तियों में सभी कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं और ये देखने को मिल रहा है कि कार्यकर्ता स्वयं उत्साहित है। मोस्ट बैकवर्ड के लोग, अपर कास्ट के लोग, सभी लोग कह रहे हैं कि माननीय प्रकाश राजभर जी ही एक ऐसे वर्तमान में लीडर हैं जो महंगाई का विरोध कर रहे हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं, छात्रों के हित की बात कर रहे हैं। और तो और मैं बता देना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में, टीटी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, इसलिए मुझे इसकी ज़्यादा पीड़ा रहती है कि फीस, किताब, कापी, पेंसिल, रबड़ से लेके उच्च शिक्षा में जो फीस बढ़ी हुई है, और आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं, हम लोगों ने 5,000 रुपये में PhD किया हुआ है। आज PhD का रजिस्ट्रेशन फीस पहले साल का केवल 30,000 रुपये है और एडमिशन BSc में जो बच्चों का 3200 में एक साल का फीस होता था, वो 4600 फीस हो गया पूर्वांचल विश्वविद्यालय में। और सारे छात्र छात्राएं परेशान हैं, कहीं स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है, कहीं विश्वविद्यालय की गलतियों से उनके जो अंक पत्र हैं वो त्रुटिपूर्ण है, जिससे अगले कक्षा में उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, या कहीं दूसरे प्रदेश, दूसरे विश्वविद्यालय में उन्हें और एडमिशन लेना है उच्च कक्षा में, तो यहाँ मार्कशीट ही इनकम्प्लीट है। इसलिए बच्चे कॉलेज और विश्वविद्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। बच्चों का बहुत ही भविष्य जो है चौपट है, अंधकारमय है। डॉक्टर साहब, ये आपको रोकता हूँ, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बदल दिए गए, JP नड्डा बन गए, किसी को पता तक नहीं चला। राजस्थान में वहीं कांग्रेस सरकार में कमलनाथ को लेकर के यूँ कह सकते हैं कि तमाम विवाद चल रहे हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं। दूसरी तरफ आज जो राज्य सम्मेलन चल रहा है, समाजवादी पार्टी का नरेश उत्तम पटेल को बड़े चुपके से पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी का जो स्टेप है वो मुझे लग रहा है कि इस सावधान यात्रा के बहाने लोकसभा चुनाव की तैयारियों का है। क्या ये मान लिया जाए, कार्यकर्ता ये मान लें या समाज के लोग मान लें कि इस सावधान यात्रा के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुके हैं? जी, ये सावधान यात्रा के कई उद्देश्य हैं। एक तो ये है कि इस प्रदेश और देश में जिन लोगों ने शासन सत्ता किया है, उन लोगों ने समाज के तमाम ऐसे वर्ग को वंचित रखा है, वो विकास से, शिक्षा से, उन्नत से अभी वंचित है। इसलिए उन्हें विकास के मुख्य पटरी पे लाना है। एक ये जागरूकता है। दूसरा,
विपक्षी पार्टियों और सरकार से लोगों को ये सावधान करना है कि किसी के बहकावे में आना नहीं है। समाज के सभी वर्ग के लोगों को ये जागरूक रहना है कि किस दल से हम उनका भविष्य सुरक्षित है, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई, रोजी रोजगार, नौकरी मिल सकती है, वो देखना है। तीसरा, आप जानते हैं पार्लियामेंट इज द मास्टर की ऑफ द पावर। हम जब तक सरकार में नहीं होंगे तब तक हम लोगों का भला नहीं कर सकते, इसलिए उसकी भी हमारी तैयारी है। हम राजनीतिक पार्टी है, तो आने वाले 2024 में हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आप बार बार ये पूछ रहे थे कि आप किसके साथ गठबंधन करना चाहेंगे, तो हमारे राष्ट्रीय नेता का ये आह्वान है, ये ऐलान है कि हमारा गठबंधन जनता से होने वाला है और जनता से हमारा गठबंधन हो चुका है। शेष अगर किसी राजनीतिक पार्टी को सरकार बनाना है केंद्र में, तो हमसे अगर हाथ मिलाना चाहेगा तो मुझे भी जनहित में हमारे शर्तों के आधार पे हमें गठबंधन करने में कोई गुरेज नहीं। डॉक्टर साहब, आगे अंतिम सवाल आपसे निजी सवाल मेरा रहेगा कि प्रत्येक व्यक्ति स्वराज ये जानता है कि राजनीति में प्रत्येक व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, हर कोई चाहता है कि सत्ता की मलाई काटी जाए, लेकिन जनपद में मुझे ये कहते हुए कतई गुरेज नहीं है कि डॉक्टर जेपी सिंह इकलौते ऐसे शख्स रहे हैं जो कि दल बदल लोकतंत्र की खूबसूरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कोई भी इस काम में बहुत सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर सकता है या अपनी हिस्सेदारी कर सकता है। बावजूद इसके डॉक्टर साहब आप भी तैयारी में लगे हैं, लेकिन मन में लालसा आती होगी कि टिकट मिल जाए, नहीं मिला अलग का प्रसंग है, बावजूद इसके आप पार्टी में लगे हैं, इसको क्या माना जाए कि पार्टी के प्रति आपकी वफादारी है, ईमानदारी है, इसका इनाम आने वाले समय में मिलेगा? निश्चित ही, चूँकि भारत प्रकृति प्रधान देश है, यहाँ प्रकृति जो है सब कुछ देती है और देर है अंधेर नहीं है। इसलिए अगर हमारी सामाजिक उत्थान में हमारे दिल में दर्द है, संवेदना है और हम हर समाज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो हमारा नेता भी देख रहे होगा, भगवान भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। इसलिए आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं कहीं हमको भी स्थापित करने का हमारे नेतागण और हमारी जनता प्रयास करेगी। अगर ऐसा नहीं भी होता तो हम ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ काम करते रहेंगे और बुलंदियों के साथ पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, आने वाले समय में जरूर मिलेगी। और एक अंतिम सवाल है, बिल्कुल लास्ट में आपको 1 मिनट का मैं समय आपसे लेना चाहूँगा कि राजनीति में बहुत सारे युवा हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हिस्सा लेना चाहते हैं। बतौर चूंकि आप पेशे से प्रोफेसर हैं, शिक्षक भी हैं और आपसे बेहतर इस चीज़ का जवाब कोई नहीं दे सकता कि आजकल युवा राजनीति में भीड़ तंत्र का एकमात्र हिस्सा होते चले जा रहे हैं। धन, बल, बाहुबल, ये सारी चीज़ें राजनीति के अनिवार्य अंग बन चुकी हैं। आपको क्या लगता है कि किसी युवा को यदि राजनीति में जाना है तो क्या धन, बल और बाहुबल की विशेष आवश्यकता है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सजीव सवाल किया है। मैं बताऊं, आज के युवाओं में जो संघर्ष की क्षमता वो घटती जा रही है। वो उसके कई कारण हैं। एक उनका व्यक्तिगत जो स्वभाव होता जा रहा है, वो सामाजिक, प्राकृतिक और सरकारी जो व्यवस्था है, कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कहीं मोबाइल है, कहीं ये है, उसमें फंसते जा रहे हैं। दूसरा, उनका उद्देश्य जो है वो बड़ा नहीं है, इसलिए भी वो संघर्ष नहीं कर पाते और स्वहित के लिए किसी न किसी नेता के साथ चिपक जा रहे हैं। वो चिपको आंदोलन राजनीति में भविष्य के लिए जो है वो बड़ा नुकसानदेह हो रहा है। और इस देश को तो जयप्रकाश नारायण जैसा मूवमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पे अभी कुछ बहुत करना बाकी है। एक तरफ लोग कहते हैं कि 60 साल में सरकारी नौकरी वाला रिटायर हो जाएगा, किसी काम के लिए नहीं होता। उसी देश में संवैधानिक पद जो है, चाहे वो सांसद का पद हो, राष्ट्रपति का पद हो या और जो सारे पद है, प्रधानमंत्री के पद हैं, 60 साल, 75 साल, 80 साल पे लोगों को दिया जा रहा है। तो हमें ये समझ में नहीं आता कि हम इसे वैज्ञानिक कारण कहें कि सामाजिक कारण कहें कि मनोवैज्ञानिक कारण कहें या दार्शनिक हित इनका कहें कि ये कहाँ से खोज लेते हैं कि जो एकदम बुजुर्ग हो जाता है, जिसकी क्षमता सोचने की नहीं रह जाती है, वो जो केवल अपने पैर और अपने स्वास्थ्य के बारे में ही चिंता कर सकता है, उसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाने की क्या ज़रूरत है। हमारे युवाओं में जो जोश है, जो उनमें वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक क्षमता है समाज के लिए कुछ करने का, उनको आगे आना चाहिए और राजनीतिक पार्टियों को भी चाहिए कि उन्हें जरूर आगे लाए। नहीं आने वाले समय में हमारा देश समय के पहले बूढ़ा हो जाएगा और दुनिया के कंपटीशन में जहां जाना है, विश्व गुरु बनने का जो सपना वो पूरा नहीं होगा।
तो आपने देखा कि मेरे साथ मौजूद थे हिंदू भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर जेपी सिंह जी। बहुत शानदार बातचीत रही है, खूबसूरत सा ये इंटरव्यू रहा है और युवाओं से मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप सियासत में प्रवेश करना चाहते हैं, अगर आप राजनीति के कहरे को सीख रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पर स्वराज का ये इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए। जुड़े रहिए स्वराज के साथ, फिर मिलेंगे किसी